O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज शंकर लॉज की इस मीटिंग में हम सबका अभिवादन करते हैं और आज हमारे बीच विभा सक्सेना जी मौजूद हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन का विकास। विभा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, विभा सक्सेना जी 2015 से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हैं और पेशे से वह एक आईटी इंजीनियर हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री है। आईटी के क्षेत्र में आजीविका के लिए इन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की है और लोगों से मुलाकात की, उनकी संस्कृति और देश के बारे में बहुत कुछ सीखा। जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने पर उन्होंने महसूस किया कि वे ज्ञान द्वारा दिए गए उत्तर एक बिंदु पर समाप्त हो जाते हैं। तभी उन्होंने वेदांत और शैव जैसे दर्शनों का अध्ययन किया और अंततः थियोसफी को ढूंढ लिया। थियोसफी अर्थात ब्रह्म विद्या या थियोसफी ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने मैडम ब्लेवेस्की की प्रमुख कृतियों और महात्मा पत्रों का भी गहन अध्ययन किया है। उनका मानना है कि संसार के लिए जो सबसे बड़ी सेवा एक मनुष्य कर सकता है वह यह है कि वह अपने में आत्म परिवर्तन अर्थात सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करे। वर्तमान में वह नोएडा लॉज की सचिव और दिल्ली रीजन टीओएस की अध्यक्षा हैं और वर्तमान में वह इंडियन सेक्शन की राष्ट्रीय व्याख्याता नेशनल लेक्चरर भी हैं। तो अब अधिक समय न लेते हुए मैं विभा जी को आग्रह करूंगा कि वह आएं और आज की अपने टॉपिक जीवन और उसके विकास के बारे में हम लोग के साथ अपने थॉट शेयर करें। नमस्कार विभा जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। Namaste, namaste, dear brothers and sisters, and thank you, Brother Mathurji, for this lovely introduction and for this opportunity कि आज यहाँ शंकर लॉज में आप सभी के सामने मैं अपने विचार शेयर कर सकती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक जैसे है द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नॉर्मली मेरा लेक्चर इंग्लिश में है, लेकिन हम इसे हिंदी में बीच बीच में डिस्कस कर सकते हैं और अंत में क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी में ले सकते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइफ। लाइफ इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर जीवन निरंतर चल रहा है। इट इज हैपनिंग एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट। इट इज हैपनिंग विद इन अस एंड इट इज हैपनिंग विदाउट अस। सो व्हेन वी से एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, what do we mean by evolution? That is what we want to find out. And what is the purpose of this evolution? Another thing which comes to my mind when I speak of evolution of life, is this an automatic process? Does it happen by itself? Or is it an intelligent process? In either case, what is the cause? What causes evolution to happen? What is the motive power which is driving this evolution? And then naturally the next question is, can we influence this process? And to what extent? एवोल्यूशन को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या? हम उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं टू प्रोग्रेस, इवॉल्व फास्टर, और किस हद तक हम ये कर सकते हैं? तो इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जिनका हम आज यहाँ पे विचार करेंगे। तो यही हमारी आज की स्टडी का इंटेंट है। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तात्पर्य है, व्हाट इज मेंट बाय एवोल्यूशन। साइंस क्या कहती है इसके बारे में और थियोसॉफी क्या कहती है। तो साइंस का मानना ये है दैट क्रिएशन ऑफ हायर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, दैट इज एवोल्यूशन। Creation of higher and more complex
लाइफ फॉर्म्स। यूनिसेल्यूलर से वह मल्टीसेल्यूलर हो जाता है, वो जिसके कोई अंग या अवयव ऑर्गन्स नहीं है, उससे और आगे इवॉल्व होके उसके कई सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्म का एवोल्यूशन है, साइंस इसी को एवोल्यूशन मानता है। नाउ दिस इज अ इनकम्प्लीट व्यू। अकॉर्डिंग टू थियोसॉफी, इट इज द डिवाइन लाइफ विच इज मैनिफेस्टिंग इन द यूनिवर्स। जो वन एब्सोल्यूट लाइफ है, द वन लाइफ जिसे हम डिवाइन लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, दैट इज व्हाट इज मैनिफेस्टिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में वही व्याप्त है। एंड दिस डिवाइन लाइफ, इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन ग्रेटर डिग्रीज थ्रू इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। तो हर ऑर्गेनिज्म या फॉर्म से यही डिवाइन लाइफ की अभिव्यक्ति हो रही है। During manifestation, the one life is polarized. We know that it is polarized as spirit and matter. ये दोनों divine life के ही पहलू हैं, spirit and matter. So evolution of life, it happens on the side of matter by evolving forms. ये तो उसका material aspect हो गया, form यानी उसकी body बनती है। और जो spiritual side है, on the side of spirit, life evolves by unfoldment of consciousness through these forms. तो consciousness का unfoldment इन्हीं forms के द्वारा होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। So nature में हम यह पाते हैं, we see that nature is always in a state of evolution. Change is the law of nature. So nature is always in a state of evolution. Lower forms or simpler forms, they make way for higher and more complex forms. For example, a bud becomes a flower becomes a fruit. So in the universe, in nature, the homogeneous is always becoming heterogeneous. And on the side of spirit, the consciousness also unfolds. There is a very famous saying by the 13th century mystic poet Rumi. Rumi has mentioned consciousness sleeps in the minerals, it dreams in the plants, it awakens in animals and becomes self-aware in humans. And Theosophy tells us that divine consciousness will awaken in the perfected man. So after gaining self-awareness in the human form, इसके आगे भी एवोल्यूशन है जिसमें कि वह मनुष्य परफेक्ट मैन बन जाएगा, यानी कि अडेप्ट बन जाएगा। तब उसमें वह दिव्य चेतना या डिवाइन कॉन्शियसनेस जागृत होगी। सो इन लाइफ, इन दिस डुअल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, it is evolving towards diversity. When, because homogeneous is becoming heterogeneous, so it is evolving towards diversity. And when the limit of diversity is reached, then this life draws inwards. It reintegrates all these diverse units back to become the one mighty enriched unity. तो यही बेसिकली जो ये आप एरो देख रहे हैं स्लाइड में, द डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो, जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी इज डिक्रीजिंग और मटेरियल फॉर्म्स वो और परफेक्ट होते जा रहे हैं। और जब आई एम ऑन स्लाइड नंबर 2, इज इट, आर यू एबल टू सी ओनली द फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे टाइटल है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ? ओके, तो मैं दोबारा शेयर करती हूँ इसको। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। अब आ गई, अब ठीक है, अब सेकंड पे आ गई। तो लेकिन ये तो प्रेजेंटेशन नहीं है, अभी दिख रही है आपको? तो मैं ऐसे ही रहने दूं? अभी दिख रहा है अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू इवॉल्विंग फॉर्म वन लाइफ, जो आप थोड़ा सा पहले जी, मैं इसको एक बार रोक के दोबारा थोड़ा सा आगे निकल गई हैं, मगर इसको दोबारा से थोड़ा सा वो कर लीजिए। जी, सेकेंड स्लाइड अब विजिबल है? ये सेकंड स्लाइड देती है। ओके, अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू, यस बेसिकली हम इसी की बात कर रहे थे, अनफोल्डमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस।
तो इसमें हम क्या बता रहे थे कि ये जो डुअल एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, तो जो एवोल्यूशन है वो पहले डाइवर्सिटी की तरफ होता है, और जब डाइवर्सिटी की लिमिट तक पहुंच जाती है या डिवाइन लाइफ, फिर वह वापस इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, यानी द अपवर्ड पॉइंटिंग एरो, जिसमें स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती है और मेटीरियलिटी डिक्रीज होती है, और पुनः यह लाइफ फिर से इंटीग्रेट होके अपने सोर्स तक यानी वन लाइफ तक पहुंच जाती है। तो इसका एक बहुत यूं कहिए जो प्रूफ है वो कॉन्टेम्प्रेरी साइंस में अवेलेबल है इन द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम ये एम्ब्रियोलॉजी इसकी स्टडी करें तो एज दीज एम्ब्रियोज डेवलप, दे सक्सेसिवली शो ऑल द स्टेजेस थ्रू विच द फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड, they have evolved in the previous ages. And if we compare the embryos of different animals, like for example, if we compare it for a fish, for a bird or a fowl, a calf or a cow, and man, then it reveals that all the embryos of all these animals, they pass through identical primary stages. So this is basically kind of a proof that the evolution of forms which has happened in the previous ages has been same. But science studies only the evolving form under the law of evolution. Instead of this, theosophy also studies the unfolding life under the law of reincarnation. ये डिफरेंस है साइंस में और थियोसॉफी में। साइंस में डार्विन की थ्योरी है, वो केवल लॉ ऑफ एवोल्यूशन उसी को मानते हैं, मगर थियोसॉफी में ये अनफोल्डिंग लाइफ जो है, इसकी लॉ ऑफ रीइंकारनेशन, ये जो पुनर्जन्म की साइकिल है, इसके तहत ये स्टडी होती है। ये ही बेसिकली लाइफ का एवोल्यूशन है थियोसॉफी के अनुसार। बोथ दीज लॉज आर नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवोल्यूशन इज नॉट ओनली ऑफ फॉर्म but also of life. The forms evolve and grow better mainly to be suitable vehicles for the more advanced life. तो ये पर्पस है फॉर्म्स का। फॉर्म्स क्यों इवॉल्व होते हैं? ताकि वो एक बेहतर व्हीकल बन सकें जिसके थ्रू ये कॉन्शियसनेस और ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो अब प्रश्न यह है कि how does the form help to unfold life? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। In the scheme of evolution, the divine life involves itself more and more deeply in matter, which becomes its vehicle or body. ये हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे स्पिरिट और गहराई से मैटर में उतरती चली जाती है, तो उस पे और अधिक आवरण इनका पर्दा पड़ जाता है। It involves itself in matter and this matter becomes its vehicle. उसका शरीर बन जाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बहुत सारे बॉडीज उसके vehicle बन जाते हैं। And through this vehicle, it receives vibrations from without. यानी external vibrations उसको इन्हीं bodies के द्वारा प्राप्त होते हैं। When it receives these vibrations from without, and the life which inheres in this body, it learns to respond to them by generating corresponding vibrations from within. तो जब इस डिवाइन लाइफ को बाहर से ये वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं, तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए वह स्वतः अंदर से यह वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और यही उसकी अनफोल्डिंग है, उसकी स्पिरिचुअल पावर्स की अनफोल्डिंग है, वाइब्रेशंस। Thus, evolution essentially is life passing from one form to the other, gathering in itself the experiences gained through the forms, and expressing itself in increasing degrees until the original germ of life becomes the perfect image of God. तो ये है बेसिकली जो एवोल्यूशन की साइकिल है। डिवाइन लाइफ क्यों मैटर में इन्वॉल्व होती है, कैसे बाहरी वाइब्रेशन से उसके डिवाइन लाइफ के वाइब्रेशंस उसकी रिस्पॉन्स डेवलप होती है और वो अधिक मात्रा में एक्सप्रेस होती है, और अंततः वह अपने ओरिजिनल सोर्स तक पहुंच जाती है एंड बिकम्स द परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड। अब
एवोल्यूशन का मोटिव पावर क्या है, क्यों ये एवोल्यूशन होता है, किस पावर से होता है, ये समझने के लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। बिगनिंग हमारे लिए क्या है हमारे लिए शुरुआत? हमारे लिए शुरुआत हमेशा परब्रह्म ही है। बिगनिंग फॉर अस इज इन परब्रह्म। मगर परब्रह्म की कोई बिगनिंग नहीं है, क्योंकि वह तो आदि अनादि है। उसका ना तो कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। इट इज द इटर्नल एब्सोल्यूट वन रियलिटी, and in this one reality numberless universes are insistently manifesting and disappearing. हमने ये पढ़ा है उपनिषदों में भी कि परब्रह्म तो अनिर्वचनीय और अनइमेजिनेबल है, लेकिन फिर भी हम निर्गुण की कैसे कल्पना करें? हम केवल सगुण के द्वारा ही निर्गुण की कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पीछे का जो पर्पल बैकग्राउंड है, उसको आप यूं इमेजिन करें कि वह परब्रह्म है, और उसमें ये निरंतर नंबरलेस यूनिवर्सेस ये बार बार मैनिफेस्ट होती हैं और फिर उसी में डिसअपियर हो जाती हैं। एक प्रकार से अगर परब्रह्म को शून्य माने कि वह वॉइड है, तो दूसरी प्रकार से परब्रह्म ही पूर्ण भी है, वह प्लेनम भी है, क्योंकि सभी कुछ उसी में से उत्पन्न होता है और उसी में वापस समा जाता है। सो शून्य इज पूर्ण एंड वॉइड इज प्लेनम। हमें कई बार विरोधाभास होता है, कॉन्ट्रेरी टर्म्स हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ अ यूनिवर्स। द फर्स्ट इज मूल प्रकृति, which is the substratum of matter, and the second is divine thought, that is the spirit. This divine thought or spirit, it is the root of all the individual consciousnesses and of all the forces or energies in the universe. तो ये जो दो एस्पेक्ट ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी आए हैं। मूल प्रकृति यानी हर प्रकार का जो मैटर है जिसके ग्रेडेशंस हैं, 7 ग्रेडेशंस यानी 7 कॉस्मिक प्लेन्स बनते हैं, फिर हर प्लेन में पुनः 7 ग्रेडेशंस होते हैं जो उनके सब प्लेन्स हैं। तो उसका सबस्ट्रेटम, उसका मूल, यह मूल प्रकृति है। मगर केवल मैटर से यूनिवर्स नहीं बन सकती, उसके लिए कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है। वह उसका स्रोत है यह डिवाइन थॉट या स्पिरिट। और इस डिवाइन थॉट में से ही जितने भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस हैं, ब्रह्मांड तो स्वयं ही एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म की कॉन्शियसनेस है, और उसके अंदर फिर और जो अनेक जीव हैं उनकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। इस सब का स्रोत यही स्पिरिट है। साथ ही जितनी भी एनर्जी या फोर्सेस हैं ब्रह्मांड के अंदर, उसका स्रोत भी डिवाइन थॉट है। तो it is important to bear one thing in mind, that Mool Prakriti and divine thought, they are not two separate realities. They are only two aspects of Parabrahma. So in the universe, matter constitutes the body of the universe, which we call Brahmand. And spirit or consciousness, it pervades this matter. That is what we call Brahma. Brahma and Brahmand, they are not different actually. So this Brahma, the all-pervasive divine thought, the spirit, that is the impulse which is inherent in matter, क्योंकि यह सर्वव्यापी है। हर एक कण कण में यह ब्रह्म चेतना है, और यही वह इनहेरेंट इम्पल्स है जो मैटर के एवोल्यूशन को ड्राइव करती है। यही वह मोटिव पावर है जो एवोल्यूशन का कारण है। और मैनिफेस्टेशन के लिए ये दोनों एस्पेक्ट्स अनिवार्य हैं। अब मैनिफेस्टेशन का जो मैनिफेस्टेशन के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और रीजनरेशन, इन 3 फंक्शंस के द्वारा संभव होता है। ये कैसे कंसेप्चुअलाइज किए गए हैं? ये 3 फंक्शंस 3 लोगोस, यानी इनको 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव माना गया है। वस्तुतः देयर इज ओनली वन रियलिटी, वन एब्सोल्यूट या वन मैनिफेस्ट लोगोस, और ये उसके 3 फंक्शंस हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन,
रीजनरेशन। ये बार बार क्यों ये बात आती है? क्योंकि हम निर्गुण की कल्पना सगुण के बगैर नहीं कर सकते। तो ये अब सगुण का एस्पेक्ट आ गया कि एक भगवान है जो क्रिएशन करते हैं, एक भगवान है जो पालन करता है, और एक भगवान है जो रीजनरेशन या हमारे लिबरेटर है। तो ये तीन एस्पेक्ट्स बेसिकली, इन्हीं को थ्री लोगोस कहा गया है थियोसॉफी में। क्रिएटिव एस्पेक्ट ब्रह्मा कहलाती है, ये थर्ड लोगोस है। जो सस्टेनिंग या प्रिजर्वेटिंग एस्पेक्ट है, जिसे हम पालन करता कहते हैं, उसको सेकंड लोगोस या विष्णु कहा है। और जो थर्ड एस्पेक्ट है रीजनरेशन या लिबरेशन, उसको महेश या शिवा कहा गया है। ये फर्स्ट लोगोस है। और थियोसॉफी में इन तीनों फंक्शंस को ही द थ्री ग्रेट आउटपोरिंग्स इसका नाम दिया है। तो ये थ्री ग्रेट आउटपोरिंग्स जो हैं, यही ब्रह्मांड के मैनिफेस्टेशन का कारण बनती हैं। अब फर्स्ट ग्रेट आउटपोरिंग में क्या होता है? जो वन रियलिटी है, उसी में से सक्सेसिव impulses of force they arise and they form the creative aspect of the logos, that is Brahma. The impulse is the wave of life which is pervading a sphere, and this sphere is the field of his activity. अगर आप इस पे कॉन्टेम्पलेट करें तो आप ये जान सकेंगे कि यहाँ जो बात हो रही है थियोसॉफी में, ये जिस वोकैबुलरी में हमें समझाया गया है, ये और कुछ नहीं है बल्कि पंच महाभूतों का निर्माण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बेसिकली यही जो तत्व हैं जिनसे सारे फॉर्म्स बनते हैं। तो ये जो 7 प्लेन्स बतलाए हैं, ये उसी की उत्पत्ति है, जिसे हम, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो उसमें सोलर लोगोस वही ईश्वर है। और यहाँ पे हम केवल सोलर सिस्टम का ही रेफरेंस लेते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं करते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट प्लेन है, द प्लेन ऑफ वन रियलिटी, इट इज कॉल्ड आदि। द फर्स्ट इम्पल्स ऑफ लाइफ सेट्स अप a vast number of tiny vortices. Vortices is nothing, it's a rapid circular motion. And this rapid circular motion, it is basically the impulse of the one life. And this vortices, they form the atoms or the ultimate particles of that plane. तो आप यहाँ यह देखिए कि बेसिकली जो डिवाइन इम्पल्स है, उसी से ये रैपिड स्वर्लिंग या रोटेटिंग मोशंस बना है और वही पार्टिकल बन गया है। इसीलिए कण कण में भगवान है, क्योंकि वह इम्पल्स तो उसी की है, डिवाइन लाइफ की है। देन अ प्रोपोर्शन ऑफ दीज एटम्स, तो ये पहले प्लेन का निर्माण हुआ आदि का। फिर उसमें से ओनली अ प्रोपोर्शन ऑफ दीज एटम्स दे कंबाइन इन पावर्स ऑफ 7 टू फॉर्म द एटम्स ऑफ द नेक्स्ट प्लेन, द 6th plane, which is anupadak. The next impulse will combine some proportion of the 6th plane atoms to form the 5th plane, and this process continues up to the physical plane. तो थियोसॉफी 7 या 7 तत्वों की बात करती है। हमारे उपनिषदों में या हमारे पुराणों में अभी तक केवल 5 तत्वों को के बारे में बतलाया गया है। और थियोसॉफी का ये कहना है कि आगे आने वाले राउंड्स में जो 5 के आगे जो छठा और 7वां तत्व है, वह हमें हमारी सेंसेस में हम उसको सेंस कर पाएंगे, द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स। अब तो इस प्रकार ये जो होमोजीनियस मैटर था जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो वह मैटर डिफरेंशिएट होके यह 7 प्लेन्स बन जाता है। होमोजीनियस किस प्रकार से हेट्रोजीनियस बन जाता है। अब हम आते हैं सेकंड ग्रेट आउटपोरिंग में। फर्स्ट ग्रेट आउटपोरिंग में मैटर का निर्माण हो गया है। सेकंड ग्रेट आउटपोरिंग में जो डिवाइन लाइफ है, इट डिसेंड्स इनटू दिस मैटर ऑफ द प्लेन्स। जो प्लेन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं उसमें वह लाइफ डिसेंड करती है और वही उसको सस्टेनिंग और प्रिजर्विंग एस्पेक्ट बन जाती है। दिस लाइफ वेव डिसेंड्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट प्लेन, causing an increasing heterogeneity of forms. मैटर को एकत्रित करके फॉर्म्स का निर्माण होता है।
और हम चूंकि फिजिकल प्लेन पे हैं तो हमारी चेतना केवल मेंटल प्लेन तक ही सीमित है। मेंटल प्लेन तक क्या फॉर्म्स हैं वहीं तक हमारी नॉलेज सीमित है। तो मेंटल प्लेन का जो मैटर है, ये आप अगर चार्ट के बॉटम से देखिए तो हायर मेंटल प्लेन इट बिकम्स द मेंटल एलिमेंटल एसेंस। एलिमेंटल एसेंस यानी वह मैटर जीवंत है, क्योंकि उसमें अब ये सेकंड लोगोस की या सेकंड ग्रेट आउटपोरिंग की डिवाइन लाइफ उसमें व्याप्त हुई है। तो वह मैटर जीवंत है, उसी को एलिमेंटल एसेंस कहते हैं। और ऐसा बनने से यह मैटर विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। तो मेंटल प्लेन का मैटर एब्स्ट्रैक्ट थॉट और कॉन्क्रीट थॉट दोनों को व्यक्त कर सकता है। और आगे चलकर जब ह्यूमन किंगडम में यही एलिमेंटल एसेंस मनुष्य की कॉजल बॉडी और उसकी जो मेंटल बॉडी है उसका निर्माण इन्हीं दोनों एलिमेंटल एसेंस से होता है। फिर लाइफ वेव पहुंचती है एस्ट्रल प्लेन में। वहां पे भी जो एस्ट्रल मैटर था उसका एलिमेंटल एसेंस यानी एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस का निर्माण होता है। और ये मैटर एस्ट्रल एलिमेंटल एसेंस ये हमारे सेंसेशंस को, फीलिंग्स को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है यह मैटर। ये है थर्ड एलिमेंटल किंगडम। पहली थी हायर मेंटल एलिमेंटल किंगडम, दूसरी थी लोअर मेंटल की एलिमेंटल किंगडम, और ये है एस्ट्रल एलिमेंटल किंगडम। तो ये 3 एलिमेंटल किंगडम्स हैं। अब जब लाइफ वेव सबसे निचले, सबसे लोअर फिजिकल प्लेन पे पहुंचती है तो वहां पे ऑन ईच सब प्लेन इट फॉर्म्स कॉम्बिनेशंस टू कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल बॉडीज। हर प्लेन के 7 सब प्लेन है, फिजिकल प्लेन के भी 7 सब प्लेन है। तो वहां पे इस मैटर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिससे कि फिजिकल बॉडीज बन सके। जो लोअर 3 सब प्लेन्स हैं फिजिकल प्लेन के, वे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनके कॉम्बिनेशन से जो फ्यूचर केमिकल एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, तो उन केमिकल एलिमेंट्स का निर्माण हो सकता है। और इस तरह जो मिनरल किंगडम, मिनरल यानी हम ये मिट्टी, रेत, पत्थर और जो कुछ भी एलिमेंटल पृथ्वी में देखते हैं, तो वह है मिनरल किंगडम। द लाइफ विविफाइंग द मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरल मोनड। तो ये भी जीवंत पदार्थ है और इसमें जो जीवन है उसको मिनरल मोनड कहा गया है। मिनरल किंगडम में पहुंच के लाइफ वेव अपनी लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और इस स्टेज के बाद उसका ये जो डाउनवर्ड इम्पल्स है यानी मैटर में और गहराई में उतरने का जो इम्पल्स है वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद उसका अपवर्ड एवोल्यूशन, पुनरुत्थान उसका शुरू होता है। तो ये जो सेकेंड लाइफ वेव है, इसकी द वर्क ऑफ दिस सेकेंड लाइफ वेव इज टू फोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिविंग क्वालिटी टू मैटर। क्वालिटी टू मैटर उसने क्या प्रदान करी? जो मेंटल मैटर था उसमें विचार व्यक्त करने की क्षमता आ गई। जो एस्ट्रल मैटर था उसमें फीलिंग्स या सेंसेशन व्यक्त करने की क्षमता आ गई। तो ये उसने क्वालिटी प्रदान करी मैटर को। और सेकंड उसका जो कार्य है, उसने इन मैटर को जोड़ के, पार्टिकल्स या एटम्स को जोड़ के फॉर्म्स बना दिए। मिनरल फॉर्म बना, फिर वेजिटेबल फॉर्म बना, फिर एनिमल फॉर्म बना और लास्टली मैन का फॉर्म, लेकिन वह अभी एनिमल मैन है। तो ये जो सेकंड लोगोस या जो सेकंड ग्रेट आउटपोरिंग है, इसी लाइफ एनर्जी से यह मैटर इकट्ठा रहता है, यानी वह फॉर्म अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अगर यह एनर्जी हटा ली जाए सेकंड लोगोस की तो यह फॉर्म बिखर जाएगा, तो वह फॉर्म नहीं रह पाएगा। अब फॉर्म के बनने के साथ ही फिर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है जन्म लेने की, ग्रोथ होने की, फिर डीके और मृत्यु, डेथ होने की, तो ये प्रोसेस तभी आती है जब फॉर्म का जन्म होता है। तो जो फॉर्म है, इट इज बॉर्न बिकॉज द लाइफ ऑफ सेकेंड लोगोस हैज वर्क ऑफ एवोल्यूशन टू डू इन दैट फॉर्म। फॉर्म इसीलिए बना है क्योंकि उसमें से ये डिवाइन लाइफ को इवॉल्व होना है।
while the work is progressing, ये एवोल्यूशन का जब कार्य चल रहा है तो वह फॉर्म ग्रो होता है, और जब उसमें से ये डिवाइन लाइफ धीरे धीरे हटने लगती है या घटने लगती है, तब उस फॉर्म में डीके होने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, पत्तियां ब्राउन कलर की हो जाती हैं, झरने लगती हैं, और अंततः जब सेकंड लोगोस की ये जो लाइफ है, डिवाइन लाइफ, जब वह पूरी तरह से उसमें से निकल जाती है तो उस फॉर्म की मृत्यु हो जाती है। जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, ये पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं, और तो उसमें पुनः जब विलीन हो जाते हैं तो उसके बाद नए फॉर्म का निर्माण होता है। सो द न्यू एंड बेटर अडेप्टेड फॉर्म, इट कैन गिव टू लाइफ न्यू एक्सपीरियंस विच आर नेसेसरी फॉर फर्दर ग्रोथ। तो पुराने फॉर्म हमेशा नए फॉर्म में बदल जाते हैं और उसमें से लाइफ और अधिक व्यापक रूप से एक्सप्रेस हो पाती है। तो इस प्रकार 7 किंगडम्स जो हैं, 3 एलिमेंटल किंगडम्स हैं, फिर मिनरल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। तो ये 7 किंगडम्स जो हैं, इनका निर्माण होता है सेकेंड ग्रेट आउटपोरिंग से। मगर ह्यूमन किंगडम में तब तक केवल जो मैन का फॉर्म बना है वो केवल एनिमल मैन है, उसका मनस अभी एक्टिवेटेड नहीं है। उसका मनस का एक्टिवेशन होता है थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग से। तो इसके आगे लाइफ कैसे इवॉल्व होती है? थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग से। ये लास्ट आउटपोरिंग डिवाइन लाइफ की, ये आती है शिवा से, शिव यानी थर्ड लोगोस। दिस आउटपोरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोइंग द एनिमल मैन विद द इमॉर्टल अपर ट्रायड, आत्मा, बुद्धि, मनस। तो मनस अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। मोनड तो है, आत्मा बुद्धि है, मोनड तो मिनरल में भी था, मिनरल मोनड, फिर प्लांट मोनड और फिर एनिमल मोनड, लेकिन जो मनस का एस्पेक्ट है वो उनमें एक्टिवेट नहीं है। एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं? इंस्टिंक्ट से, है ना, उसी को कहते हैं पशु प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट से। उनमें कोई रीजनिंग नहीं होती है। नाउ अगर ये चार्ट जो आपके सामने है, दिस लाइफ वेव, जो थर्ड लाइफ वेव है, ये सातों प्लेन पर नहीं आती है, ये केवल बुद्धिक प्लेन तक डिसेंड होती है। हाईएस्ट से लेके बुद्धिक प्लेन तक ही डिसेंड होती है। आप इसमें पहला कॉलम जो है, फर्स्ट स्टेज, उसको रेफर करिए। दिस डिवाइन लाइफ, इट एक्ट्स ओनली ऑन इंडिविजुअल एनिमल फॉर्म्स हु हैव रीच्ड द नेसेसरी मेंटल एवोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एक डॉग का नाम वीरा है। तो ये डॉग जो है, जब इसका मेंटल एवोल्यूशन एक स्तर तक पहुंच चुका है, तब ये संभावना होती है कि जो थर्ड आउटपोरिंग है वो इस तक पहुंच सके। तो ये आप सेकंड स्टेज में देखिए, द डिवाइन लाइफ ऑफ द थर्ड आउटपोरिंग, इट विल हवर लाइक अ माइटी क्लाउड इन द बुद्धिक प्लेन। वो वहीं तक सीमित होती है डिवाइन लाइफ थर्ड आउटपोरिंग की, बुद्धिक प्लेन से नीचे नहीं पहुंचती है। तो उस बुद्धिक प्लेन तक वह केवल मोनड है, आत्मा, बुद्धि, एंड इट इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्यूज द डिवाइन स्पार्क इन द सेकेंड आउटपोरिंग। सेकेंड आउटपोरिंग हमने कहा था सॉरी, सेकेंड आउटपोरिंग वह डिवाइन लाइफ है जिससे फॉर्म्स बने हैं, तो एनिमल फॉर्म भी बना है। अब उस एनिमल का एवोल्यूशन इतना हो चुका है, उसका लोअर मेंटल एवोल्यूशन इतना हो चुका है, और ये जो थर्ड बुद्धिक प्लेन तक थर्ड डिवाइन लाइफ पहुंच चुकी है, वह इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है कि कब वह फॉर्म बने, इवॉल्व फॉर्म, जिसमें वह डिवाइन स्पार्क उसमें पहुंच सके। सो द थर्ड आउटपोरिंग exerts a constant attraction upon the essence below it. What is the essence below it? The mental essence. So from the Buddhic plane, this third outpouring is exerting a constant attraction upwards. It is waiting for the development of fit vehicles so that it may come down one step further and become the individual soul of man. Now when the mental, this is actually very important, individualization. This is explained in Theosophy, how from the
animal kingdom, the human kingdom is evolving or has evolved. And I find that many people find it difficult to understand. So, if there are any questions regarding this, we will take it up at the end of the lecture. Now, okay. So, when the mental evolution of one of the highest of the domestic animals has reached the stage where it has an individual soul instead of a group soul, हमने क्या कहा था कि मिनरल, प्लांट और एनिमल्स का ग्रुप सोल होता है, लेकिन जब एनिमल किंगडम में किसी एनिमल का इतना एवोल्यूशन हो जाता है कि वह बजाय ग्रुप सोल में होने की जगह वह एक सिंगल या इंडिविजुअल सोल में होता है, तब वह उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां पे यह थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग उसके अंदर आ सकती है, द डिवाइन लाइफ. दिस इज द थर्ड लाइफ वेव डिसेंडिंग इनटू हिम. अब आप रेफर करिए जो थर्ड कॉलम है, विच इज द थर्ड स्टेज, दैट इज ऑफ प्रिमिटिव मैन. तो उस कॉलम में देखिए, फॉर सच एन एनिमल, यहाँ पे ये इमेजिन करना जरूरी है कि ये जो एनिमल है अब इसका जीवन काल पूरा हो गया, तो इसकी फिजिकल बॉडी नहीं है, एस्ट्रल बॉडी नहीं है, और वह एक इंडिविजुअल सोल में पहुंच चुका है रादर देन अ ग्रुप सोल. तो इसका जो इंडिविजुअल सोल है, वो उसका जो मेंटल मोनाडिक एसेंस है, वह मेंटल मोनाडिक एसेंस कॉजल बॉडी बन जाता है. किसकी कॉजल बॉडी? मैन की. तो ये कॉजल बॉडी जो है, ये एक बहुत ही चमकदार लिविंग लाइट की तरह होता है. इट इज अ रेस्प्लेंडेंट स्फीयर ऑफ लिविंग लाइट. एंड देन फ्रॉम द हायर प्लेन्स a still more glorious light, which is the divine spark of the third outpouring. It descends into the causal body. तो causal body कैसे बनी? यही basically individualization है. And that becomes the human individuality, which is the reincarnating ego, आत्मा, बुद्धि, मनस. तो ये एवोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे रूट रेस में या हमारे इस राउंड में जिसमें मनुष्य का एवोल्यूशन हो रहा है, एक निश्चित काल तक ही एनिमल्स फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्जन होता है, और अब दिस डोर हैज बीन क्लोज्ड. देयर आर नो मोर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. तो यह this marks the individualization, the third great outpouring. And this becomes the cause for the evolution of the universe. अब सातों किंगडम्स बन चुकी हैं, मिनरल से लेके एलिमेंटल किंगडम से लेके ह्यूमन किंगडम्स तक. अब इस एवोल्यूशन का पर्पस क्या है? क्यों ये इस प्रकार फॉर्म्स बन रहे हैं और लाइफ उन फॉर्म्स में इवॉल्व हो रही है? सो व्हाट डू वी से? डिवाइन लाइफ इज द लाइफ ऑफ ईश्वर. ये जो आप देख रहे हैं, पर ब्रह्म में अनेक ब्रह्मांड निर्माण होता है, जिनका हर ब्रह्मांड का ईश्वर है, वही डिवाइन लाइफ है. इज द लोगोस. एंड बाय इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन मैटर, द डिवाइन लाइफ बिकम्स द सीड और द स्पार्क इनसाइड मैटर. क्योंकि हर मैटर के हर कण में वो डिवाइन इन्फ्लुएंस या डिवाइन स्पार्क ही है. ये हमने देखा था पहले, जब मैटर के 7 प्लेन्स बनते हैं, किस प्रकार वह डिवाइन इम्पल्स एक वोर्टेक्स बन जाती है और फिर उसके अल्टीमेट पार्टिकल्स बनते हैं. तो उसी को सीड कहा है, डिवाइन सीड. मैटर का आवरण उस पर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर डिवाइन सीड है. तो यही डिवाइन सीड थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग में मैन की कॉजल बॉडी में डिसेंड हुई है. अभी हमने इंडिविजुअलाइजेशन में देखा किस प्रकार थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग में ये जो डिवाइन स्पार्क है, ये बुद्धिक प्लेन से नीचे कॉजल बॉडी में डिसेंड हो जाती है. अब ये डिवाइन स्पार्क का स्वभाव क्या है? वही तो मनुष्य की साधना है, अपना स्वभाव जानना. ये जो डिवाइन स्पार्क हमारी कॉजल बॉडी में आई है, यही हमारा सच्चा स्वरूप है. दिस इज द इमॉर्टैलिटी. एंड this becomes the hidden motive power for our inevitable evolution. It will overcome every obstacle and it is the guarantee of man's final triumph. क्योंकि हमारे अंदर ये
थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग जो है उसकी डिवाइन स्पार्क है, जो हमारी कॉजल बॉडी में आ चुकी है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो मनस है वह एक्टिवेट हो चुका है। एनिमल्स में मनस एक्टिवेट, हायर मेंटल एक्टिवेटेड नहीं है एनिमल्स में। So man is a center of consciousness. He is capable of expanding to the consciousness of ईश्वर, क्योंकि उसी की स्पार्क हमारे अंदर है। तो हमारी कॉन्शियसनेस जो अभी हमारे शरीर तक सीमित है, उसमें यह क्षमता है कि वह एक्सपैंड होके ईश्वर की कॉन्शियसनेस के बराबर बन सके। बिकॉज द स्पार्क इज द सेम नेचर एज द फ्लेम। यहाँ पे स्पार्क यानी हमारे अंदर जो स्पार्क है, डिवाइन स्पार्क, और फ्लेम यानी ईश्वर। तो वह स्पार्क और फ्लेम उसका नेचर एक ही है, और इसीलिए यह स्पार्क, इसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होके ईश्वर की कॉन्शियसनेस बनने की क्षमता रखती है। His latent capabilities, his latent potentialities will become active powers. With his powers unfolded, he comes forth as a new logos from whom new universes may evolve. This is the most important statement which tells about the future of man. I will read it again. His latent potentialities become active powers. क्योंकि वह स्पार्क है, इसलिए उसकी कैपेबिलिटीज अभी लेटेंट हैं, सुप्त हैं, जागृत नहीं हुई हैं, मगर जागृत हो सकती हैं। जब यह जागृत होकर अनफोल्ड होंगी, तब वह स्वयं एक ईश्वर बन जाएगा, किसी नए ब्रह्मांड का। It is such a grand vision that each man can become a logos of his own system. And building such centers of consciousnesses is the purpose of evolution of life. इसलिए ये लाइफ इवॉल्व हो रही है, इसलिए नहीं कि हम आज ये जॉब कर रहे हैं, कल हमारा प्रमोशन होगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादी होगी। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। और ये तो इनकारनेशन है, अगेन एंड अगेन वी कम इनटू दिस व्हील ऑफ री इनकारनेशन। बट द पर्पस ऑफ लाइफ इज when this spark in us will unfold, then one day we will become the logos of our own system. ये बहुत अच्छी तरह से एक आपने पढ़ा होगा प्रतिभिज्ञा हृदयम, उसमें दी हुई है। डॉक्टर आई के तेमनी जो एमिनेंट थियोसोफिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है, और उसमें मैं आपको ये उसका वो श्लोक बतलाना चाहती हूँ। ये जो स्लाइड है, ये बेसिकली लाइट ऑन द पाथ में है, दैट यू विल एंटर द लाइट बट यू विल नेवर टच द फ्लेम। ऐसा क्यों कहा है यू विल नेवर टच द फ्लेम? क्योंकि फ्लेम यहाँ पे दर्शाता है ब्रह्म को, और उपनिषदों में क्या लिखा है? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म बन जाता है। दैट मीन्स व्हेन यू टच द फ्लेम, यू योरसेल्फ बिकम द फ्लेम। So then there is no question of reaching the flame, because now you yourself are the flame. इसका अर्थ सीधा सा यही है कि जो डिवाइन स्पार्क हमारे अंदर है, उसमें ईश्वरत्व प्राप्त करने की क्षमता है। You have the potential to become the flame, to become ब्रह्म। और ये श्लोक जो है प्रतिभिज्ञा हृदय में, तो ये कोई निरी कल्पना नहीं है कि आप ईश्वर बन सकते हैं। यह सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ऐसा एक्चुअल में, वास्तव में होता है। और अगर आप इस श्लोक का अर्थ पूरी तरह से समझ सकें, तो आप जान पाएंगे कि क्या उसकी ग्लोरी है, मैन के एवोल्यूशन की फ्यूचर ग्लोरी। श्लोक के अनुसार, तदा प्रकाशानंद सार महामंत्र वीर्यात्मक पूर्ण हंता वेशात सदा सर्वसर्ग संहारकारी निज संविद देवता चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवती ती शिवम। एवरीथिंग इज शिव, ईश्वरत्व की प्राप्ति। प्रकाशानंद सार यानी चिदानंद नेचर, आत्मा का नेचर प्रकाश है, वह स्वयं प्रकाश है। तो चिद और आनंद, सत चित आनंद में से चिद आनंद, क्योंकि सत तो परब्रह्म है, वो तो इटर्नल है, लेकिन हमारी जो डिवाइन स्पार्क है, उसका ये चिदानंद नेचर इन आवरणों से ढक गया है जो हमारी बॉडीज है।
तो हमें वह प्राप्त होगा। प्रकाशानंद सार, महामंत्र वीर्यात्मक। महामंत्र क्या है? प्रणव। महामंत्र वीर्यात्मक, उस मंत्र की जितनी पावर्स हैं वो सब हमारे अंदर है। इट इज द हाईएस्ट पावर टू विच वी विल इवॉल्व। पूर्ण हंता वेशात, ये है पूर्ण अहम। अहम का अर्थ ये है कि मैं हूं, आई एम। इट इज द आईनेस एंड इट इज द ऑल इंक्लूसिव आईनेस। क्योंकि जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो वह ईश्वर के लेवल तक एक्सपैंड हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड। तो आपको यूं प्रतीत होगा कि यह पूर्ण ब्रह्मांड ही आप हैं। तो ऑब्वियसली उसमें जो कुछ भी है वो सब इंक्लूडेड है, इसलिए ये है ऑल इंक्लूसिव आईनेस। वी विल बी द सेंटर ऑफ दैट ऑल इंक्लूसिव आईनेस। सदा सर्व सर्ग संहारकारी। सर्ग यानी क्रिएशन और संहार यानी डिस्ट्रक्शन। तो जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं इनटू अ यूनिवर्स, इनटू अ सिस्टम, से अ सोलर सिस्टम, तो वो क्रिएशन है, सर्ग है। और इसको जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को रीअब्सॉर्ब कर लें तो वह संहार है। जो सिस्टम हमने क्रिएट किया उसका संहार। तो ये क्षमता हमारे अंदर आ जाती है कि हम अपने सिस्टम का क्रिएशन करें और उसको रीअब्सॉर्ब कर लें। सर्व सर्ग संहारकारी, क्रिएट एंड डिस्ट्रक्शन। निज संविद देवता। निज यानी स्वयं, मेरा, और संविद यानी कॉन्शियसनेस। तो मेरी ही कॉन्शियसनेस से जो ये सिस्टम उत्पन्न होता है या होगा मैन के फ्यूचर में, उसमें ये हायर कॉन्शियसनेसेस जो हैं जिन्हें हम देवता कहते हैं, वो मेरी ही चेतना से उनका जन्म होगा। निज संविद देवता, अपनी ही चेतना से इन चेतनाओं का जन्म होता है, जो कि ये जो सिस्टम हमसे क्रिएट होगा, आर यूनिवर्स, दे विल बी इन दैट। इसकी आप एनालॉजी लें, थियोसॉफी में जो लिखा है, हमारे सोलर सिस्टम में जो हायर कॉन्शियसनेसेस हैं उनको ध्यान चौहान कहा गया है। और ये सारी कॉन्शियसनेसेस बेसिकली वही वन लाइफ है, राइट? सो जब हम इतना एक्सपैंड हो जाएंगे कि हमारे में से एक ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है या किसी सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा है, तो उस सिस्टम में जो ये चेतनाएं हैं वो हमारी ही चेतनाओं में से उनका जन्म होता है। निज संविद देवता। चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति इति शिवम। चक्रेश्वरता यानी ऐसा जो चक्र है, सोलर सिस्टम है या ब्रह्मांड है, इसका वह मनुष्य ईश्वर बन जाता है। उस लेवल तक पहुंचने के बाद उस चक्र का ईश्वर, चक्रेश्वरता, प्राप्तिर्भवति, यह सब प्राप्त होगा उस एवोल्यूशन में जब हमारी कॉन्शियसनेस ईश्वरत्व को या शिवत्व को प्राप्त होती है। तो ये इस मंत्र का वो था, श्लोक का एक्सप्लेनेशन। और दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव बुक। क्या हमारा फ्यूचर है उस बारे में प्रतिविज्ञा हृदय में लिखा है। इट इज सेल्फ रिकॉग्निशन। प्रतिविज्ञा यानी सेल्फ रिकॉग्निशन, व्हाट इज आवर रियल नेचर। अब इसमें एक्चुअली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में और काफ़ी कुछ मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, मगर समय थोड़ा सा कम है। राजीव जी, इफ आई टेक अबाउट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। हाँ, दे दीजिए, आपको टाइम है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ, ये तो हमने जो इस श्लोक में पढ़ा, ये बेसिकली हमारा कल्मिनेशन है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का कल्मिनेशन। ह्यूमन किंगडम इज द 7th किंगडम, और इसका देखिए कल्मिनेशन क्या है, दैट मैन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग द ईश्वर ऑफ हिज ओन सिस्टम। ओके, सो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. So we come to process of evolution. We have seen life becomes involved in matter, then it receives vibrations from outside and it responds to them. Life in the mineral, it develops the power of responding by this. It is subjected to the great crushing and grinding of material, and this happens on a gigantic scale. Earthquakes आते हैं, volcanoes होती हैं, तो इन सब से ये मिनरल का मैटर जो है वो
उसके दबाव में आके उसको रेस्पॉन्ड करना सीखता है. Then life moves on to the next kingdom, that is the vegetable kingdom. And here response takes on the form of sensation. जो प्लांट किंगडम है, वेजिटेबल किंगडम है, उनमें सेंसेशंस हैं. द पावर ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू आउटसाइड इम्पैक्ट बाय अ फीलिंग फ्रॉम विद इन. हार्मोनियस इम्पैक्ट विल क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ प्लेजर, एंड अ discordant or a contrary impact, it will produce a sensation of pain. Animals में भी ये जो not animals, plants में भी ये जो feelings हैं, ये science भी demonstrate कर चुका है. इसके बाद लाइफ जाती है एनिमल किंगडम में. एनिमल किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एवोल्यूशन का, जो कि है परसेप्शन. परसेप्शन का अर्थ क्या है? Perception is born, that is sorry. Perception यानी कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी आउटर वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट्स तो आउटर वर्ल्ड के हैं, उनको कनेक्ट करते हैं इनर वर्ल्ड से. इनर वर्ल्ड में जो सेंसेशंस हैं, सेंसेशंस हमारी अंदर की दुनिया है. इट इज द इनर वर्ल्ड एंड द आउटसाइड वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट्स. तो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा सेंसेशन क्रिएट करता है, ये जो रिलेशन है या लिंक है, इसका परसेप्शन एनिमल को आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर कोई जानवर, मान लीजिए बंदर, वो कोई फल खाता है, अगर फल हरा है, कच्चा है, तो उसके मुंह में कड़वाहट आएगी, वह नहीं खाएगा, उस फल को फेंक देगा. वो समझ जाएगा कि हरा फल अच्छा नहीं है. फिर वह अगर पका हुआ लाल पीला फल खाता है, जो उसको बहुत अच्छा टेस्ट, प्लेजर, सेंसेशन देता है, तो वह समझ जाता है कि यह जो रेड कलर का फ्रूट है, ये अच्छा सेंसेशन क्रिएट करता है. तो आगे से वह जानवर या बंदर वो केवल पके हुए फ्रूट्स ही तोड़ तोड़ के खाएगा. तो इस तरह से ये परसेप्शन जो है, रिलेशन बिटवीन द आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड, ये डेवलप होता है एनिमल्स में. दिस इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन. फिर इसके साथ ही एनिमल किंगडम में पहली बात तो जब ये रिलेशन डेवलप होती है आउटर किंगडम की और आउटर वर्ल्ड की और इनर वर्ल्ड की, तो उनकी मेंटल पावर ग्रो होती है और साथ ही मेमोरी का भी निर्माण होने लगता है. इट इज द डॉन ऑफ मेमोरी, क्योंकि उसको ये याद रहता है कि ये फल खाने से मुझे अच्छा लगा था, और उसका डिजायर होता है उस एक्सपीरियंस को रिपीट करने का. साथ ही एनिमल किंगडम में जो एग्जिस्टेंस की स्ट्रगल है, खाना ढूंढने के लिए कंपटीशन है, कोई दूसरा जंगली जानवर छोटे जानवर को मार के खा जाता है, तो इन सब एक्सपीरियंस से एनिमल्स सीखते हैं फोरसाइट. उनमें आती है पावर ऑफ सेल्फ डिफेंस, उनमें पेरेंटल इंस्टिंक्ट, तो वो लव भी डेवलप होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं. आप देखते हैं जैसे कोई ग्रुप होता है भेड़ियों का या टाइगर्स का या लायंस का, तो देयर इज ऑलवेज वन अल्फा मेल. ओके, तो ये लीडरशिप क्वालिटीज भी उनमें डेवलप होती हैं. एंड व्हेन एनिमल रीचेस इट्स अप्रोप्रिएट मेंटल एवोल्यूशन, इट इंडिविजुअलाइजेस इनटू मैन. तो ये हमने पहले देखा कि इंडिविजुअलाइजेशन कैसे होता है. फिर एनिमल किंगडम से लाइफ ह्यूमन किंगडम में पहुंच जाती है, और ह्यूमन किंगडम में उसका जो एवोल्यूशन है वह काफी अलग है, क्योंकि मैन में इंडिविजुअल सोल होता है, ग्रुप सोल नहीं होता है. ये हमने देखा था कि जब एनिमल भी ग्रुप सोल से उसका एक इंडिविजुअल सोल बन जाता है, तब वह ह्यूमन किंगडम में प्रवेश करता है, कॉजल बॉडी बन जाता है उसका, मेंटल मोनाडिक मेंटल एसेंस. तो मैन का इंडिविजुअल सोल है, तो उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, वो एसिमुलेट होते हैं उसकी कॉजल बॉडी में, और उसका फिर जब इनकारनेशन होता है, तो उसकी जो पिछले इनकारनेशन की कैपेबिलिटीज, फैकल्टीज हैं, वो सब उसके नेक्स्ट इनकारनेशन में निहित होती हैं. तो इस प्रकार वो अपने एक्सपीरियंसेस को कैरी फॉरवर्ड करता है. तो अब ह्यूमंस में एवोल्यूशन कैसे होता है, दिस इज द नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. क्योंकि हमने कल्मिनेशन तो देख लिया, चक्रेश्वरता प्राप्तिर्भवति, राइट, बट हाउ डज द एवोल्यूशन, अभी हम जिस स्टेज पे हैं, यहां से आगे एवोल्यूशन कैसे होगा.
तो ह्यूमैनिटी इवॉल्व्स, अब इसके आगे हम देखते हैं, हाँ, ह्यूमैनिटी इवॉल्व्स बाय सक्सेसिव रेसेस एंड सब रेसेस. ईच रूट रेस develops a particular quality, and each root race is divided into sub races. There are 7 sub races. Each sub race is in turn divided into branch races. Branch races are nothing but nations. ये अलग अलग countries जो हैं यही branch races हैं. So in the history of our globe, हमारी पृथ्वी पर 7 cycles होती हैं. These are recurring cycles. There are 7 recurring cycles. Each cycle is essentially the evolution of a new human type, whom we call a root race. 7 root race हैं basically. So these are the 7 cycles. And each root race manifests a dominant characteristics, which is one of the 7 principles. Theosophy में हमने देखा है कि मनुष्य के 7 principles हैं. Sorry for my throat. तो हर एक रूट रेस में एक प्रिंसिपल का विकास होता है. पहली से लेके जो तीसरी रूट रेस है उसमें पहली से लेके तीसरी रूट रेस में फिजिकल और एथरिक बॉडी का निर्माण होता है, और उसमें जो वाइटैलिटी यानी जो प्राण का प्रिंसिपल है, वाइटैलिटी प्रिंसिपल, वो अपने आप को इस मैटर में, डेंस और एथरिक मैटर में एम्बॉडी करती है. थर्ड रूट रेस को लेमूरियन रूट रेस कहा है. जो फोर्थ रूट रेस है वह अटलांटियन रूट रेस थी, और उसमें फोर्थ प्रिंसिपल यानी जो कामिक प्रिंसिपल है वह मैच्योर हुआ था. तो अटलांटियन रूट रेस में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि उसमें कितना पैशनल, कितनी इमोशनल एनर्जी थी, पैशनल राइजिंग टू इमोशनल. जो हमारी अभी करंट रूट रेस है वह फिफ्थ आर्यन रूट रेस है. और इसमें बेसिकली मानसिक प्रिंसिपल की मैच्योरिटी हो रही है. आप देखेंगे कि इस आर्यन रूट रेस में कितना मेंटल एवोल्यूशन, मेंटल डेवलपमेंट हुआ है. सिक्स्थ रूट रेस में बुद्धिक प्रिंसिपल का डेवलपमेंट होगा, और सेवेंथ रूट रेस में हम अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के कल्मिनेशन यानी आत्मिक प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे. तो मनुष्य का एवोल्यूशन रूट रेसेस के द्वारा हो रहा है. ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हम ही वो लोग थे जो पहले फोर्थ रूट रेस में जन्म लिए थे, और अब हम फिफ्थ रूट रेस में हैं, और हम ही वो लोग होंगे जो आगे सिक्स्थ रूट रेस में जन्म लेंगे. इट इज वी ओनली, आवर सोल्स विच आर इवॉल्विंग. अब ये रूट रेसेस कैसे इवॉल्व होती हैं, तो ये मैं क्विकली आई विल गो थ्रू दीज. नॉर्मली आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा थियोसॉफी में, बट जस्ट टू कंप्लीट हाउ द एवोल्यूशन विल हैपन इन फ्यूचर. जो ये 7 ब्रांच रेसेस हैं ये मिलके एक सब रेस बनाती हैं, और 7 सब रेसेस एक रूट रेस बनाती है. हर एक ग्लोब पे, ग्लोब माने जैसे अभी हमारा ये अर्थ है, दिस इज द ग्लोब, तो उसमें ये 7 रूट रेसेस होती हैं. उसको 1 वर्ल्ड पीरियड कहते हैं. पृथ्वी पर जब 7 रूट रेसेस हो जाएंगी तो एक वर्ल्ड पीरियड समाप्त हो जाएगा. और इस प्रकार 7 वर्ल्ड पीरियड्स होते हैं जिनको एक राउंड कहा है. ये जो 7 वर्ल्ड पीरियड है ये सब फिजिकल प्लेन पे नहीं होंगे. ये शुरू होते हैं हायर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर एस्ट्रल. अभी फोर्थ में हम फोर्थ ग्लोब, ये हमारा फिजिकल प्लेन पे है, अर्थ. इसके बाद पुनः ये जो सटल प्लेन्स हैं उन पे लाइफ वेव अग्रसर होगी. तो ये एक राउंड कहलाएगा. जब 7 ग्लोब पूरे हो जाएंगे तो एक राउंड कहलाता है. इस प्रकार 7 राउंड होते हैं. 7 राउंड यानी एक मनवंतर. इसका मतलब एक चेन पीरियड या एक चेन का
यूं समझ लीजिए इनकारनेशन समाप्त हुआ, क्योंकि सब एनालॉजी है, जैसे मनुष्य का इनकारनेशन हुआ फिर समाप्त हुआ, उसी प्रकार एक चेन, मान लीजिए अर्थ चेन ले लें आप, पृथ्वी, तो पृथ्वी के ये 7 राउंड्स जब समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी लय में चली जाएगी, तो वह मनवंतर कहलाया। जो 7 चेन पीरियड्स हैं या 7 मनवंतर हैं, वह एक महामनवंतर कहलाता है। आप इसको हमेशा कोरिलेट करते रहिए, हर मनवंतर के शुरू में एक मनु होता है और मनवंतर के आखिर में एक मनु होता है, तो इस प्रकार 7 मनवंतर से 14 मनु हुए, राइट। तो ये सब हमारी थियोसॉफिक लिटरेचर में आता है और ये पुराणों में भी दिया गया है। जब 7 मनवंतर पूरे होते हैं तो वह एक महामनवंतर कहलाता है, और इस प्रकार 10 स्कीम, महामनवंतर यानी एक स्कीम ऑफ एवोल्यूशन, तो ऐसी जो 10 स्कीम है वह मिलके हमारा यह सौर मंडल, सोलर सिस्टम बना है। एट द एंड ऑफ द 7 राउंड्स ऑफ आवर अर्थ चेन, अभी हम कौन से राउंड में हैं? 4th राउंड में है, अर्थ चेन के 4th राउंड में। जब 7 राउंड पूरे हो जाएंगे तब ये पूरी ह्यूमैनिटी ये अपने गोल तक पहुंच जाएगी। ऑल ऑफ अस विल अटेन एडेप्टशिप, तो वो हमारा गोल है, ह्यूमैनिटी का गोल, एवोल्यूशन का। एडेप्टशिप यानी वो महात्मा, वे सिद्ध ऋषि संत, उस लेवल तक हमारा एवोल्यूशन होगा जब ये 7 राउंड समाप्त हो जाएंगे। जब वह स्टेज आ जाती है तब एडेप्ट के समक्ष 7 पथ होते हैं जिनसे वह चूज कर सकता है। 7 paths open out before the adept and he can choose any. He moves on to higher planes of existence and continues to evolve. तो एडेप्ट बनने के बाद एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा लाइफ का, ऐसा नहीं है, उसका एवोल्यूशन उसके आगे चलता रहता है और हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स पे। तो जो 7 पथ उसके सामने जिनमें से वो चूज कर सकता है, वो पहला है कि एडेप्ट में टेक द धर्म काय वेस्चर। धर्म काय वेस्चर का अर्थ है कि वह निर्वाण में प्रवेश कर जाता है। ही बिकम्स ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट। उसकी एक्टिविटीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है। परहैप्स, ऐसा C.W. लेडबिटर जी कहते हैं कि परहैप्स वह किसी फ्यूचर वर्ल्ड में अवतारी पुरुष के रूप में जन्म लेगा, जो उसमें निर्वाण में चले जाते हैं, धर्म काय बन जाते हैं। तो इस मनवंतर में तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन किसी अगले वर्ल्ड में कहीं और वे एक अवतार के रूप में जन्म ले सकते हैं। दूसरा पथ है संभोग काय वेस्चर। तो ये संभोग काय वेस्चर एक स्पिरिचुअल पीरियड है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, ऐसा C.W. लेडबिटर जी ने कहा है। थर्ड पाथ है निर्माण काय वेस्चर। निर्माण काय वेस्चर में जो एडेप्ट हैं उनका लिंक इस ग्लोब से बना रहता है, वह टूटता नहीं है। जैसे अगर हम निर्वाण में पहुंच जाए तब फिर हमारा संबंध नहीं रहता, जो फिजिकल प्लेन पे कोई जीव हैं जो भी हैं उनसे हमारा कोई कम्युनिकेशन या रिलेशन नहीं रह पाता, मगर निर्माण काय वेस्चर में ऐसा नहीं है। Those adepts become part of that treasure house which are the spiritual forces. Spiritual forces जो जनरेट होते हैं उनका सोर्स यही है। और जो सोलर लोगोस हैं, सोलर लोगोस के जो कार्यकर्ता हैं उनको एजेंट्स कहा है, एजेंट्स ऑफ द सोलर लोगोस। तो वो अपने कार्य करने के लिए जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो इन्हीं निर्माण काय जो जीव हैं उन्हीं से प्राप्त करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं सोलर सिस्टम के कार्यकार के लिए। चौथा जो ऑप्शन है, that the adept he may remain a member of the occult hierarchy which rules and guards the world in which he has reached perfection. जहां उनका जन्म हुआ है, जहां उन्होंने ये परफेक्शन प्राप्त किया है, जहां वे एडेप्ट बने हैं, तो वे चाहें तो इसी ऑकल्ट हायरार्की में रह के और इसके एवोल्यूशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए कार्य कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है कि वो किसी अन्य चेन में चले जाएं।
अभी हम तो अर्थ चेन में हैं, अर्थ चेन का 4th ग्लोब जो ये फिजिकल प्लेन पे है, लेकिन जब वो एडेप्टशिप प्राप्त कर लेते हैं, इस लेवल पे पहुंचे, तो वो चाहें तो किसी अन्य चेन में जाके वहां का कार्य कर सकते हैं। वहां के जो फॉर्म्स हैं उनको बनाने का कार्य या जो भी एवोल्यूशन के कार्य हैं उसमें वे सहयोग करते हैं। छठा ऑप्शन है कि वे एंजल या जिनको देवता कहते हैं, देव किंगडम में, उसमें वो समाहित हो जाए, तो वो उनका एवोल्यूशन देव किंगडम में आगे बढ़ता है। और जो सातवां ऑप्शन उनके पास है कि वे सोलर लोगोस यानी सूर्य नारायण, उनके इमीडिएट सर्विस, उस कार्य में वे आगे बढ़ें। He may give himself to the immediate service of the Logos, to be his servant and messenger in any part of the solar system. He carries out the will of the Logos. He does the work of the Logos over the whole system which he rules. तो ये उनका सातवां ऑप्शन है। तो मैन का जो कल्मिनेशन है, ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन का कल्मिनेशन जो है, वह एडेप्ट के लेवल तक पहुंच के फिर उसके सामने जो 7 ऑप्शंस आते हैं उसमें से वह कुछ भी चूज कर सकता है। और हम जानते हैं हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो 2 फाउंडर महात्माज हैं, उन्होंने ये ऑप्शन, टू द 4th ऑप्शन, टू बी अ मेंबर ऑफ द ऑकल्ट हायरार्की ऑन आवर ओन ग्लोब, इस ऑप्शन के द्वारा वह ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे मनुष्य जो अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी वह एवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं बाय बीइंग द रेजर्वायर ऑफ दैट स्पिरिचुअल फोर्स। और उस स्पिरिचुअल फोर्स को के द्वारा वे हमें हमारे एवोल्यूशन में हमारी सहायता करते हैं। तो ये था इन ब्रीफ कि लाइफ का एवोल्यूशन किस प्रकार होता है। एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ forever continues till we reach and choose one of those paths. तो इसके साथ ही मेरा ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड बीइंग पेशेंट फॉर दोज एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स। थैंक यू विभा जी, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या है, अर्थ क्या है एवोल्यूशन का। आपने ये भी बताया मोटिव पावर क्या है। आपने साथ साथ हम लोगों को सेकंड आउटपोरिंग बताया कि लाइफ एनर्जी जो है वो कैसे होती है, और कैसे थर्ड आउटपोरिंग, सारी हम लोगों को अच्छे से बहुत बताया। निर्गुण की कल्पना जैसे आपने बताया कि बिना सगुण के नहीं की जा सकती, जो कि हम लोग बराबर प्रॉब्लम में रहते हैं कि भाई हम समझ ही नहीं पाते निर्गुण को। तो उसको समझने के लिए आपने बताया कि सारा सगुण ये सारा का सारा कृत्य है। आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू विभा जी। अब किसी को कोई प्रश्न करना है या किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज करिए। समय हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है और किसी को कोई चीज ऐड करनी है तो बताएं, नहीं तो हम लोग प्रेयर करेंगे। विभा जी थैंक यू वेरी मच। लग रहा है कि अभी कोई प्रश्न नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों ने टाइम हो गया है तो अभी प्रेयर करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। Thank you everybody for cooperating and understanding. This Vibhaji has given very nice talk to all of us. Evolution of life को बहुत अच्छे से समझाया। Thank you everybody. Thank you माथुर जी। I think this was a very basic knowledge of theosophy. Mostly सब लोगों को पता ही है इस बारे में। नहीं, बहुत अच्छे से आपने साधारण शब्दों में जो हमको समझाया।